हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतना खाना कम खाकर, बहुत सारी एक्सरसाइज कर कर फिर भी आपका वज़न कम होता नहीं है? क्यों आपका हर एक प्रयास वज़न कम करने में फेल हो जाता है? ऐसे कई बातों को ये बुक समझाती है। बहुत ही अमेजिंग बुक है दोस्तों, द ओबेसिटी कोड बाय डॉक्टर जेसन फंग। इस बुक समरी में आप जान पाओगे मोटापे के लिए क्या क्या फैक्टर्स है, उसका मोटापे से क्या क्या संबंध है और जगत में उससे रिलेटेड क्या क्या रिसर्च हुए हैं। इस बुक के ऑथर डॉक्टर जेसन फंग कनाडा में स्थित बहुत सुविज्ञ स्पेशलिस्ट है ओबेसिटी से रिलेटेड दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं द ओबेसिटी कोड बुक की समरी। अब तक की सामान्य धारणा का मोटापा कम करने के लिए यह है कि ईट लेस मोर एक्सरसाइज, कम खाना और बहुत सारा व्यायाम। लेकिन ऐसा कतई ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हर जगह काम करती नहीं है, ऐसा आप लोगों ने जाना भी होगा। हाई कैलोरी, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट, सिर्फ यही ओबेसिटी बढ़ाने के लिए फैक्टर्स नहीं दोस्तों, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। हाई कैलोरी लेना एकमात्र कारण नहीं है मोटापे के लिए दोस्तों, क्योंकि सन 2004 की यूएसए की रिपोर्ट डॉक्टर राइट, डॉक्टर केनेडी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रिपोर्ट के अनुसार साल 1970 से लेकर साल 2000 तक अमेरिकन लोगों में 250 कैलोरी पर पर्सन एनर्जी कंजप्शन बढ़ गया था। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं था दोस्तों अमेरिकन लोगों में ओबेसिटी बढ़ने का। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित लेडी बाउड की रिपोर्ट के अनुसार ईस्वी सन 1991 से लेकर ईस्वी सन 2010 तक एनर्जी कंजप्शन तो बढ़ा नहीं था, लेकिन ओबेसिटी का जो वेट गेन रेट था वो 0.37% से बढ़ गया था। मतलब कि एनर्जी कंजप्शन तो उतना ही था, लेकिन मोटापा बढ़ने की जो रेट था वो बढ़ा हुआ था। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि एनर्जी कंजप्शन और मोटापे का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि मोटापा बढ़ाने के लिए एनर्जी कंजप्शन ही एकमात्र कारण नहीं है। मोटापे का दूसरा कारण सोशल एनवायरनमेंट यानी कि सामाजिक वातावरण को समझा जाता है। लेकिन सामाजिक कारण से ज़्यादा मोटापे के लिए जिम्मेदार आनुवांशिकता है दोस्तों। आनुवांशिकता, हाँ, चलिए जानते हैं इससे संबंधित कुछ तथ्य। साल 1986 डेनमार्क में अल्बर्ट जेंस्कर्ट इन्होंने एक स्टडी की। उन्होंने अपने अभ्यास में एडॉप्ट किए हुए बच्चों को लिया था। उन एडॉप्ट बच्चों को वेट पर यानी वजन पर उनके जो रियल फादर है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उसका इफेक्ट गिरता है या फिर जहाँ पर उनको एडॉप्ट किया गया उस फैमिली के सोशल एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। इस पर स्टडी की गई है। आप अमेज रहोगे दोस्तों कि उस पर पाया गया कि 70% वजन में उनके बायोलॉजिकल फादर, मतलब जो जन्मदाते
पेरेंट्स है उनके ऊपर उनका वेट डिपेंड था। जब आप खाना कम करते हैं, कैलोरी कंजप्शन कम करते हैं, तो इसका आपके शरीर पर क्या फ़र्क पड़ता है, चलिए जानते हैं ये एक रिसर्च से। साल 1990 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी में उस रिसर्च में कुछ लोगों को लिया गया है। उन लोगों को उनकी डेली रिक्वायरमेंट से 30% कम कैलोरी प्रोवाइड की गई थी। तो इसका उनके ऊपर क्या असर हुआ होगा। तो रिसर्चर को उस स्टडी में ये मिला दोस्तों कि हालांकि उनका वज़न कम नहीं हुआ था, लेकिन उनकी बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर करने का रेट था वो 30 से 40% कम हुआ था दोस्तों। उनको हार्ट रेट कम हुआ था, उनको ठंडी लगना ऐसे लक्षण दिखने लगे थे। कुछ लोगों को तो चिड़चिड़ होना या फिर आलस जैसे लक्षण दिखने लगे थे। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जब आप कैलोरी कम करते हैं तो आपकी बॉडी कैलोरी सेविंग मोड में चली जाती है। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी वज़न कम नहीं होना, जैसा कि कम खाना, बहुत सारी एक्सरसाइज करना, सेलेक्टिव फूड लेना, ये इंडिकेट होता है कि ये मोटापे के इमीडिएट या यूँ कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव कारणों में से एक है। लेकिन मोटापे का जो असली या यूँ कह सकते इनिशिएटिव कारण सिर्फ एक है दोस्तों, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। चलिए डिटेल में जानते हैं ये कैसा क्यों है। दोस्तों, आपको क्या ये पता है कि आपकी भूख लगना, आपको सुख का एहसास होना, दुख का एहसास होना, ये आपके शरीर या मन पर निर्भर नहीं है। तो इन सभी क्रिया को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स होते हैं। जैसा कि आपको भूख लगने का एहसास ग्रेलिन हार्मोन से होता है, या फिर पेट भरने का एहसास लेप्टिन से होता है। इसलिए यहाँ पर इंसुलिन का रोल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है दोस्तों। जब इंसुलिन लेवल शरीर में बढ़ जाता है तब हार्मोन्स का इम्बैलेंसिंग होना शुरू हो जाता है दोस्तों। जब इंसुलिन लेवल में गड़बड़ी होती है तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी गड़बड़ी होती है। इसीलिए डॉक्टर जेसन फंग के अनुसार मोटापा में इंसुलिन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी तक तो साइंस में इसका पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर जेसन फंग के अनुसार मोटापे में इंसुलिन ही एकमात्र विलन है। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। साल 2013 के एलसी कॉन्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो दवाइयाँ इंसुलिन बढ़ाती है वही दवाइयाँ मोटापा भी बढ़ाती है। जिन दवाइयों से इंसुलिन लेवल कम होता है उन दवाइयों से मोटापा भी कम होता है। तथा सन 2000 में कैलिफोर्निया के ओबेसिटी एक्सपर्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट इन्होंने बताया था कि इंसुलिन लेप्टिन पर बैड इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि खाना होने के बाद लेप्टिन आपको पेट भरने का एहसास दिलाता है, लेकिन जिनका वेट बढ़ा हुआ है उनमें ये संवेदना तैयार ही नहीं होती। इसका डायरेक्ट अर्थ ये है कि शरीर में लेप्टिन की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे शरीर में फैट बढ़ जाता है वैसे वैसे
ही लेप्टिन की मात्रा शरीर में घटती रहती है। इन स्टडियों से आपने तो जाना ही होगा कि मोटापा बढ़ना ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। बाकी जो फैक्टर है इससे मोटापा बढ़ने में मदद होती है। दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अपने शरीर में रक्त में स्थित ग्लूकोज को अपने शरीर के पेशियों को मिलने के लिए हेल्प करता है। जब आप शुगर या कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लेते हैं तो आपका शरीर इंसुलिन को तैयार करवाता है। लेकिन जब आप बार बार कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगरी पदार्थ लेते हैं तो बॉडी के इस प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाती है। फिर आपका शरीर इस इंसुलिन को रिस्पांस देना बंद कर देता है। मतलब कि आपके शरीर की पेशियाँ इंसुलिन रिसेप्टर को रिस्पांस देना बंद कर देती है। इसीलिए जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनमें वजन कम करना बहुत त्रासदी युक्त होता है। इसीलिए कितने भी सक्सेसफुल डाइट वजन कम कर नहीं पाते। खाने के बीच बीच में स्नैक्स लेना, नाश्ता करना, ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण है। दोस्तों, डॉक्टर फंग बताते हैं कि हम अपने खाने में क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। पहला है, हम लोग बहुत सारी शुगर कंज्यूम करते हैं। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट शुगर के चैन से बने रहते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर के लिए बहुत ज़रूरी अंग है। जिन कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है उनसे हमारे शरीर में इंसुलिन में हाइक आ जाता है, और जिन पदार्थों से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उससे हमारे शरीर में इंसुलिन डिस्टर्ब नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट की चैन में फ्रुक्टोज नाम का जो शुगर होता है वो बहुत ही शरीर को अपायकारक होता है। वैसे ही जो रेडीमेड शुगर्स अवेलेबल होती है उससे भी शरीर में अपाय होते हैं। ये रेडीमेड शुगर सिर्फ मोटापे ही कोई नहीं तो टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे व्याधियों को भी आमंत्रित करती है। दोस्तों, सिर्फ शुगर ही इंसुलिन को हाई करती है ऐसा नहीं है। फैटी एसिड और प्रोटीन जो कि स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं तब स्टमक में इंक्रेटिन नाम का हार्मोन तैयार होता है। इंक्रेटिन हार्मोन से भी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन में स्टिमुलेट हो जाता है। लेकिन इंक्रेटिन मोटापा कम करने में भी मदद करता है। इसीलिए प्रोटीन का यूज़ वाइजली करना चाहिए। कुछ गिने चुने मॉडिफाइड ट्रांस फैट को छोड़ा जाए तो सभी डाइटरी फैट शरीर के लिए अच्छे ही होते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसे डिटेल में। 1940 में मैनचेस्टर के फ्रेमिंगम शहर में डाइटरी फैट और ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर स्टडी की गई है। उसके बाद 1980 में न्यू जर्नल ऑफ मेडिसिन इंग्लैंड में की गई स्टडी में भी डाइटरी फैट और ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन दोनों पर किए गए रिसर्च में पाया गया कि डाइटरी फैट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में कोई रोल नहीं है। लेकिन उस तथ्य को कहीं पर भी एक्सेप्ट किया नहीं गया। दोस्तों,
वस्तुतः मॉडिफाइड ट्रांस फैट ये अपने शरीर को हानिकारक होते हैं। मॉडिफाइड ट्रांस फैट ये हाइड्रोजन से सैचुरेट होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल। निसर्गतः पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं, लेकिन उनकी सेल्फ वैल्यू बढ़ाने के लिए उनमें हाइड्रोजनेटेड किया जाता है। इनको ही मॉडिफाइड ट्रांस फैट कहा जाता है। ये मॉडिफाइड ट्रांस फैट गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। 1995 के इस रिपोर्ट के अनुसार अगर डाइट में मॉडिफाइड ट्रांस फैट 2% बढ़ा दी जाए तो हार्ट डिसीज़ होने का रिस्क 23% बढ़ता है दोस्तों, 23%। इस मोटापे से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर जेसन फंग ने 6 स्टेप्स कोड बताया दोस्तों। चलिए जानते हैं क्या क्या 6 स्टेप्स है। तो पहला चरण है दोस्तों कि अपने डाइट में एडिड शुगर कम करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? आपको जो भी फूड या प्रोडक्ट लेना है उसका लेबल पढ़ना चाहिए। 2 खानों के बीच, मतलब 2 खाने का जो टाइम होता है उनके बीच में नाश्ता नहीं करना चाहिए। अगर नाश्ता ऑप्शनल करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको ज़रूरत है तो ही नाश्ता करना चाहिए। आपको मीठी वाली शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना है। दूसरा कोड है आप अपने आहार में रिफाइंड ग्रेन्स कम करने चाहिए, जैसे कि पिस्ता या फिर आटे से बने बिस्किट्स, पाव, ब्रेड्स, ये आपको कम खाना चाहिए। आपको कार्ब वाली वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, गोभी, कुकुम्बर, इस टाइप की जो भी वेजीज है आपको नेचुरल फॉर्म में लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो कि आपके इंसुलिन लेवल को डिस्टर्ब नहीं करता। 4 स्टेप है कि आपको नेचुरल फैट का यूज करना चाहिए, लेकिन आपको रिफाइंड ऑयल त्यागना चाहिए। उसके बजाय आपको ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, बटर इसका यूज़ करना चाहिए। इसके साथ एनिमल फैट का भी यूज करना चाहिए। 5वीं स्टेप्स है इंक्रीज यूर कंजप्शन ऑफ प्रोटेक्टिव फूड, जैसे कि फाइबर और विनेगर। ये इंसुलिन स्पाइक को कम कर देती है, इसलिए आपको पानी के साथ एप्पल साइडर विनेगर डालकर पीना चाहिए। 6वां चरण है दोस्तों फास्टिंग, मतलब उपवास करना। उपवास मतलब फास्टिंग एक पहेली जैसा है, जैसे कि शरीर के साथ खेला जाता है। इससे जो शरीर में होने वाला रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रक्रिया है, उसमें इजाफा होता है मतलब कि इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रक्रिया होती नहीं है। फास्टिंग का ड्यूरेशन ये 24 to 36 आवर होना चाहिए। फास्टिंग से आपकी बॉडी क्या रिस्पांस देती है? जब आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर में जो फैट होता है उसका यूटिलाइजेशन होता है। इससे आपका इंसुलिन लेवल कम होता है, आपके ग्रोथ हार्मोन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपका मसल मास बढ़ जाता है और फैट स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। साथ ही साथ आपके बॉडी में एड्रेनालिन लेवल बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग की। ऐसे कहीं कितनी सारी स्ट्रैटेजी दी है दोस्तों, उसके साथ बहुत सारा डाटा दिया है। बहुत ही अमेजिंग बुक है दोस्तों। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं
या फिर किसी को वज़न कम करने में मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग बुक है। अगर इस बुक की समरी आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूले दोस्तों। थैंक यू।